नमस्कार दोस्तों। यह है आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई थी ना, संस्कृत डिपार्टमेंट की सेकंड ग्रेड का पेपर है और वो भी फर्स्ट पेपर है जीके वाला। इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो राजस्थान की हो, शानदार क्वेश्चन है। और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनका कोई तोड़ नहीं है भाई साहब, वो सबसे बेस्ट होते हैं। ऑथेंटिक बुक होती है सबसे बेस्ट, ऑथेंटिक बुक होने के बाद में फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक फैक्ट को, क्वेश्चन को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलेंगे, और जो टफ लगेगा और जिसको अगर पहली बार आएगा वो क्वेश्चन, तो उसको साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन नेगेटिव ना जाए, क्योंकि फैक्ट क्लियर याद होना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। STS 32 और एग्ज़ाम डेट है 12/2/23 और 12/2/23। मॉडल आंसर की इंस्टीट्यूट डेट है 15/6/2023। ठीक भाई, अब आ जाइए। संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्ज़ाम है, यानी विभाग अलग है, सिलेबस सेम है, चाहे सेकंड ग्रेड सामान्य हो चाहे संस्कृत विभाग वाली हो, सिलेबस सेम टू सेम है, कोई एक भी अक्षर का फ़र्क नहीं है। सिर्फ डिपार्टमेंट अलग है। इसमें वैकेंसी कब आती है? संस्कृत डिपार्टमेंट में, जबकि सामान्य में वैकेंसी ज़्यादा आती है, लेकिन सिविल सिलेबस वो के वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला 100 क्वेश्चन है इसमें। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? ये भाटिया है एक में, तो सही है। देखें, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कभी कभी ये पूछ भी लेता है वो, लक्ष्मीबाई संबंधित थी झांसी, और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु, अपनी यानी उनकी सेनाओं के लिए वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध कराया? सेठ अमरचंद भाटिया। इस वजह से इसको फांसी भी दे दी गई थी भाई, अंग्रेज़ों ने हेल्प करने के कारण। पथिक के समाचार पत्र के माध्यम से बिजोली कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा है। ये काफ़ी बेर आ चुका है। ये प्रताप है जो चारों तरफ फैल गया है ना, ऐसे है प्रताप। 2 में 1 प्रताप होने को तो ये भी संबंधित है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचारित हुआ था और राज्यों तक पहुंचा था, और ये जो कृषक आंदोलन की खबर सब जगह पहुंची थी, उसमें प्रताप का अहम रोल है। प्रताप यानी प्रताप सब जगह फैल गया। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की? ये पता नहीं है यार, इसमें कौन सा आएगा? सर्व हितकारिणी सभा, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रसार, लोक परिषद। चल ये करते हैं ना, सर्व हितकारिणी सभा। 3 में सही है भाई, सर्व हितकारिणी सभा। देख, निम्न में से किन संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित? जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इसी तरह से आए, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ये बताइए कबीर पाठशाला स्थापित किसने की थी? सर्व हितकारिणी सभा ने। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी सभा सर्व हितकारिणी सभा ने स्थापित की थी कबीर पाठशाला? कहाँ है? चूरू में। अछूतों, चूरू, पाठशाला, अछूतों, चूरू, कबीर पाठशाला, सर्व हितकारिणी सभा। भीलों के धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना की? ये गोविंद गुरु है। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंप दिया। ये फर्स्ट वर्ड आया ना, 5 जनवरी 1949। ये सौंपा था किसको? मुंबई को। मुंबई को नहीं आएगा इसमें, गुजरात आएगा। ठीक है ना भाई, राजस्थान की सीमा गुजरात से ही तो मिल रही है, मुंबई कहाँ से आएगा? 5 में देखते हैं। मुंबई है यार, मुंबई है, मुंबई। ठीक है ना, क्योंकि मुंबई है। चल ठीक, मुंबई याद रखेंगे भाई। करने को तो कर रहा था, लेकिन वो क्लियर नहीं था ना। 5 जनवरी 1949 को सुरई का प्रशासन मुंबई सरकार को सौंप दिया। फिर रखिया, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी है ना मुंबई।
रिखिया है ना, रिखिया, व्यावले और नेजा निम्न में किस लोक देवता से संबंधित है? रिखिया, व्यावले और नेजा रामदेव जी से है ना। व्यावले, व्यावले महादेव जी बाबा यानी महादेव बाबा के भी गाया जाते हैं, ठीक है ना। व्यावले, रेखिया है ना, रेखिया, व्यावले और नेजा निम्न में किस लोक देवता संबंधित है? रामदेव जी है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब देखिए निरंजनी का हो गया कौन सा? निरंजनी, निरंजनी जब यानी कि निष्कलंक है, निष्कलंक यानी कि जिसमें कलंक नहीं है वो सफ़ेद है, यानी मावजी यानी कि मावा, यानी कि जो दूध से अपन मावा बनाते हैं वो एकदम सफ़ेद होता है ना, मावा। अब मावा में कोई कलंक नहीं है भाई, सफ़ेद है तो सफ़ेद में कोई कलंक नहीं है, तो निष्कलंक मावजी ऐसे याद किया है। निष्कलंक मावजी यानी कि मावा निष्कलंक है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं है ना। निष्कलंक मावजी सम्मिलित नहीं है। फिर अलखिया, निरंजनी, हरिदास जी, गुदड़ और का पता नहीं है भाई। साथ में दो है, इसको हटा दे। साथ में जो दो है ना इसको हटा दे। नवलदास जी यानी कि ये नहीं है। जबकि निरंजनी का हो गया हरिदास जी, अलखिया का लालगिरी जी, निष्कलंक जी का माव जी। याद कर ले भाई, इसको क्वेश्चन आएगा यहाँ से पक्का, और ये आता ही रहता है ना। जब इसमें साथ में दो को हटा दे है ना। जब निरंजनी का हरिदास जी है ना, निरंजनी, जब इसको ऐसे याद किया था ना कि भाई निरंजनी या निर्गुण, लेकिन नाम के विपरीत काम है हरिदास यानी कि सगुण। निरंजनी, हरिदास जी, हरि यानी भगवान का नाम आ रहा है, और निरंजनी यानी कि निर्गुण की बात हो रही है, लेकिन नाम के विपरीत है। निरंजनी, हरिदास जी। फिर अलखिया, लालगिरी जी, निष्कलंक माप जी। जब ये दो तो याद है अपन को, इनमें कोई समस्या नहीं है। निरंजनी, निरंजनी है ना, निरंजनी यानी कि निर्गुण, लेकिन उल्टा हो रहा है, विलोम हो रहा है। निरंजनी का हरिदास जी, सगुण आ रहा है हरिदास जी है ना। ये हो गया निरंजनी का हरिदास जी। निष्कलंक माव जी है ना, मावा है जिसमें कोई कलंक नहीं है। अब ये कूदड़ का पता नहीं है। अलखिया, ये लालगिरी जी है, लालगिरी, अलख या लालगिरी, यानी कि जो अलख जगाते हैं ना, जब वो अलख आग के ही माध्यम से तो जगाई जाती है, तो वो आग के अंगारे होते हैं वो लाल होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। अलख जो जगाई जा रही है, जो अंगारों से जगाई जा रही है, और अंगारे लाल होते हैं। अलखिया, लालगिरी जी। जब निरंजनी है ना, हरिदास जी, अलखिया, लालगिरी, निष्कलंक माव जी। झाला हवेली किस किले शहर में अवस्थित है? ये कोटा है, झाला कोटा। 8 में 1 सही है ना। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे? जब ये मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह क्या कर रहे हैं इसमें? मोहम्मद शाह का, मोहम्मद शाह 9 में 3 है भाई, यानी कि 9 में 3। जयपुर राज्य, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे? जयपुर राज्य, जयपुर राज्य, चित्रकार मोहम्मद शाह। यहाँ पर वो पूछ सकता है मोहम्मद शाह संबंधित हैं जयपुर से, यहाँ पर जयपुर राज्य से संबंधित है मोहम्मद शाह। ये चित्रकारों के भी क्वेश्चन आते हैं, बताइए निम्न में कौन किससे संबंधित है, पूछता है वो किसी न किसी से। यहाँ पर शैली पूछ लेता है। जब चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों से मैं किया, संबंधित थे? जयपुर और राज्य, जयपुर राज्य है ना। मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का, जयपुर राज्य। घुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ये घुड़ला खां किया था, लेकिन ये गलत है ना। इसमें भाई साहब 4 आएगा। राव सातल है, राव सातल घुड़ला का त्यौहार। 10 में 4 है, राव सातल है, राव सातल। निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? भाद्रपद माह का मतलब जानता है? देख, सावन जुलाई है ना, सावन, फिर भादो अगस्त, जुलाई अगस्त सावन भादो। जब अगस्त की बात हो रही है,
भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं। जब देखें अनंत चतुर्थी है, शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, ये तो कार्तिक में आती है यार, कार्तिक में। चल इसको हटा देते हैं ना। गोगा नवमी, आंवला नवमी, ये हो सकता है। ए बी सी है क्या इसमें? ए सी, ए बी सी। 11 में 4 कर दें क्या? नहीं, गलत है। 11 में 3 है भैया, यानी कि सी और डी है। हाँ हाँ, सी और डी है। जब शरद पूर्णिमा तो सही है अपना, और ये आंवला और नवमी है भाई इसमें। त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते, यानी कि आंवला नवमी और है। जब अनंत चतुर्थी मनाई यानी कि अनंत मनाई जाती है, और गोगा नवमी मनाई जाती है। लेकिन ये गोगा नवमी की वजह से आंवला नवमी का भी वो कर दिया अपन ने। आंवला नवमी नहीं है। जब भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते, जब ये नहीं मनाए जाते, कौन से? सी और डी, यानी कि आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा। जबकि गोगा नवमी है, अनंत चतुर्दशी है। गोगा नवमी है, अनंत चतुर्दशी है। ये भाद्रपद माह में मनाए जाते हैं, यानी भादों में, सावन भादों में। आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा ये शायद कार्तिक में है। शरद पूर्णिमा कार्तिक में है, ये पता है। आंवला नवमी को पता नहीं है। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? जब गीदड़ ने चंग, बता, डांडिया नहीं है ना। जब नृत्य डंडों से, जब गीदड़, गीदड़ 12 में सही है, गीदड़ है ना। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? गीदड़ है भाई, गीदड़। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा, ये इसका पता नहीं है यार, पहना जाता है जब तुलसी, नहीं ये वो है भाई, तुलसी या ठुलसी, ठीक है ना। तुलसी या ठुलसी, जब ठुलसी तो गले में पहनी जाती है, ठीक है। तुलसी या ठुलसी, गला, तेरा 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 तेरा, सही है। गला तैसे चक्कर खा गए। तुलसी या ठुलसी एक ही बात है ना। तुलसी आ जा या फिर ठुलसी आ जा। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? मलयगिरी पद्धति में, जब यार नीला कर दें क्या इसमें? नहीं नहीं, चल भूरा करते हैं। 14 में 2 भूरा। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन कहीं न कहीं, भूरा। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? भूरा है भाई, भूरा, भूरा। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? नहीं पता। 15 में 3 है, ओपी मेहरा। भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं, ओपी मेहरा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब इनका पता नहीं है ना। 16 में 1 है, 16 में 1 है, तो इसका मतलब सम्मिलित नहीं है। इसको छोड़ देते हैं ना, बाकी को याद कर लेते हैं। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति किसके तहत है? 161। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति किस में है? अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, अनुच्छेद 165। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सदन को आहूत करेंगे, अनुच्छेद 174। दोबारा देख ले, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देख ले, ये याद होना चाहिए यार। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति किस में है? 161 में। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, 165। महाधिवक्ता मतलब गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एडवोकेट जनरल फॉर दिस स्टेट, आर्टिकल 165। फिर राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, अनुच्छेद 174। याद खींचाऊँगा यार, ये 161 है। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन है ना, सस्पेंड, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति 161। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, 165।
फिर राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत, ये 174, ये तो फिर भी याद सा है कुछ है ना, अनुच्छेद 174। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, 174। राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंधित उपमंत्री को आवंटित करेगा। कुछ पल्ले नहीं पड़ी बात। राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उपमंत्री को आवंटित करेगा। ये मुख्यमंत्री होना चाहिए भाई, या फिर देख ये तो है नहीं है, ठीक है ना, या तो मुख्यमंत्री कर या संबंधित विभाग का कैबिनेट मंत्री, नहीं चल ये करते हैं 17 दो सही है भाई, मुख्यमंत्री है ना। ये कैसे क्लियर हुआ है, ये क्लियर हुआ है सूजस पढ़ने से, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सूजस से काफ़ी नॉलेज मिल जाती है। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। 18 में कहीं है भाई, 18 में एक है, विधानसभा अध्यक्ष। दोबारा देख, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए, है ना, यानी दोबारा लौटा दिया, पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए, वही है विधानसभा अध्यक्ष है, और क्या वही करेगा। अगर जैसे कि भाई दोबारा अगर आ गया है तो वही तो करेगा विधानसभा अध्यक्ष ही। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। जब करते हैं इसको, है ना, किसकी बात आ रही है, मुख्य सचिव की। मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का साथ ही उसकी उपसमिति का भी सचिव होता है। मंत्रिपरिषद का साथ ही उसकी उपसमिति का भी सचिव होगा। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। अब ये है ना, ये सेकंड सही लग रहा है भाई मेरे को तो। देख अब यही करते हैं, होगी जे देखी जाएगी। 19 में एक, 19 में एक है भाई, 19 में एक का मतलब मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का साथ ही उसकी उपसमिति का सचिव होगा। ये सही है, तो इसका मतलब ये गलत है। हाँ होने को तो प्रशासनिक सेवा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई प्रशासनिक यानी कि यूपीएससी अधिकारी हो। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को भी बनाया जा सकता है, ठीक है, को ही, ये ज़रूरी नहीं है, ये है इसका कहने का मतलब, ठीक है भाई। फिर ये भी था कुछ कुछ तो, लेकिन क्लियर नहीं था ना। राजस्थान लोकसेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। आरपीएससी की बात आ रही है। राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। यह बात तो सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। प्रारंभ आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। यार सुन, ये है ना चौथा शायद गलत लग रहा है, 20 में कहीं है, चौथा ही है भाई, 20 में 4। इनको याद कर लेते हैं भाई, है ना, आएगा इनसे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है और क्या है, घूम फिर के इनमें से याद आते हैं। राजस्थान के गठन के समय कुल कितने प्रांत थे, 22 प्रांत थे भाई, जिनमें से केवल 3 प्रांत यानी कि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही, यानी कि अगर 22 प्रांत थे तो 19 तो रियासत और ठिकाने कितने थे, 3, 19, 20, 21, 22 हो गया ना। यानी कि कुशलगढ़ है एक तो ठिकाना ना, एक अजमेर है, कुशलगढ़ अजमेर और साथ एक लावा, ये था ठिकाने। जब 19 तो रियासत होगी
और 3 ठिकाने कुशलगढ़ और अजमेर और एक शायद लावा है। ये लावा कन्फर्म नहीं है लेकिन ऐसा ही है, कुछ यही है शायद। जब 22 प्रांत जिनमें जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोकसभा आयोग कार्यरत है। ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। ये 1949 तो पता है, लेकिन ये दिसंबर की बात है भाई, 22 दिसंबर प्रभाव में आया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 234, फिर 315 और 323 तक, 234, 315 है ना, 234 है एक तो, और फिर 315 से लेके 323 तक, 234 फिर 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। ये नहीं है, ये ज़्यादा हैं, ये 7-8 है शायद, है ना। अब इसमें ज़्यादा सदस्य बढ़ाने की भी बात आ रही है कि इसका पुनर्गठन किया जाए। पुनर्गठन का मतलब जैसे कि सदस्य ज़्यादा किया जाए, जैसे कि 14 या 15, ठीक है ना, जिससे पारदर्शिता रहे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया? 21 में पता नहीं भाई, 21 में 3 है, 24। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया? 24 है। जब अगर उसने ये पूछ लिया, ये बताइए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संबंधित है, यहाँ पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 1993, 1991, 1992, 93 है भाई। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि को उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कि निम्नलिखित में किस धारा में किया गया है? 24 है। 93 और 24 है, ठीक, 93 और 24 है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पदावधि को लेकर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में किस धारा में किया गया है? किस धारा में किया गया है? यहाँ पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संबंधित है 93, यहाँ पर 1993 निम्नलिखित में से संबंधित है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। कोई दिक्कत? राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में? 24। फिर निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? 53 है ना, 53 सबसे पहले, जब 22 में एक है, सही है। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है, ठीक है ना, कौन करती है? विधानसभा, जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, वही वाला सिस्टम है। जैसे कि संसद कोई कानून बनाती है और वह हाई कोर्ट की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक को अनुमति देगा। विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखेगा। विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचारण के लिए भेजेगा। यार ये क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें देखें, अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखेगा, यही है, यही है। या फिर विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा। विधेयक को राजस्थान के मुख्य, देखिए ये तो है नहीं है ना, 4 में कोई वही नहीं है और ये भी नहीं है। यहाँ तो तू 2 कर, यहाँ पर 3 कर। जब विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह, इसकी सलाह लेगा या फिर राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखेगा। भाई जो राज्यपाल होता है ना, वो राष्ट्रपति के ही अंडर होते हैं, नियुक्त, है ना, तो यही करते हैं। देखते हैं क्या है, 23 में 3 सही है भाई,
3 सही है, यानी कि विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, नॉट अलाउ, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कोशिश करते हैं, है ना, विधानसभा के संबंध में। यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है, सही बात है, विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है अपने। 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षित है और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, सही है। 32 और 23 ये उल्टा हो रहा है ना, जैसे कि याद कर लेते हैं, जो अपना ये 23 है ना एसटी का 23 है, वो एससी का हो गया क्या, 3 और 2, उल्टा है। वो पूछ सकता है बताइए अनुसूचित जाति की सीटें हैं, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं, तो 2 3 का विलोम कर दिया, विलोम नहीं, वो उल्टा कर दिया 2 3 का, 3 और 2 32 एससी और एसटी। यह सही है, यह सही है। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। कौन सा विकल्प सही नहीं? 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। यार ये 3 है क्या इसमें? चॉइस में यार 2 गलत है यार, तो इसमें कौन सा है भाई? इसमें कुछ उल्टा सुल्टा हो रहा है यार, सिस्टम गलत है, सिस्टम इसमें डाटा गलत दे रखा है। कौन सा? शायद ये तो सही है, इसमें है मिस्टेक, इसमें गलत डाटा दे रखा है यार, ये याद और कर लिया, चलो हटा, है ना। 23 एसटी। फिर 1952 पहली बार इसका गठन हुआ और राजस्थान विधानसभा कुल 200 सदस्य हैं, तो कोई दिक्कत, एक सदनीय व्यवस्थापिका है, ये 32 को हटा दे, 23 तो शायद सही है। और 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ और राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? उस समय की करंट है, ये नहीं आएगी। 25 में 3 है, हरियाणा। 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। राजस्थान ने कुल 49 पदकों के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया। राजस्थान ने 13 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य पदक जीते। 26 में 4 है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है, और ये आएगा भी नहीं, है ना। राजस्थान के निम्नलिखित में से, भाई उस समय की करंट है, और करंट के ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो 1 साल तक के ही आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, ठीक है ना, क्योंकि उनका सन से मतलब नहीं होता है, डेट से मतलब नहीं होता है, साल से मतलब नहीं होता है, यही है। कोई योजना है जो इम्पोर्टेंट है तो वो कभी भी आ सकती है, ठीक है ना, चाहे वो 4 साल पहले हो, 5 साल पहले हो, 10 साल पहले की हो, लेकिन इम्पोर्टेंट है, फेमस है, प्रसिद्ध है, तो वो आ सकती है। जब राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? पिनाका MK1, जब ये कौन सा है? इसमें बाड़मेर, श्रीगंगानगर तो है नहीं, है ना, जोधपुर भी छोड़ा ना, या तो जैसलमेर कर या फिर बाड़मेर कर। सब 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 क्या करें इसमें, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षण ये यहीं होते हैं। 27 में देखते हैं क्या है। 27 में 2 है भाई, जैसलमेर है, जैसलमेर। राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? जैसलमेर। निम्नलिखित में किस स्थान पर राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया जाएगा? गुडामालानी। 28 में नहीं, 5 है, राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया जाएगा, 5 है भाई, पेट्रो जोन 5। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें, पेट्रो जोन है ना 5। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर कीमतों पर 7,33,017 करोड़ है ना, 700 से 33। राजस्थान के GSBA का स्थिर मूल्यों पर 2021-22 के क्षेत्रवार योगदान में कृषि में 28.85, उद्योग में 24.34 और सेवाओं में 44.81 है। निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। 29 में 2 है, यानी कि ये है, 1 और 2 सही है। जब 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP को क्या बोलते हैं?
ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP 733,017 करोड़ है। और राजस्थान के GSBA को क्या हो ना, ये तो हो गया GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाम पूछ लेगा वो, बताइए GSDP की फुल फॉर्म क्या है। ये नहीं तो कोई और एग्जाम आ जाएगा क्वेश्चन। GSDP को कहते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और GSB को द सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूटेशन ऑफ राजस्थान। जब ये है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिटेशन, ये तो हो गया ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये हो गया ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिटेशन। GSP ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिटेशन। GSBA का स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में क्षेत्रवार योगदान कृषि में 28.85%, उद्योग में 24.34 है ना। राजस्थान के GSBA का स्थिर मूल्यों पर 2021-22 के क्षेत्रवार योगदान कृषि में, जब ये कृषि का तो है 28.85, उद्योग का 26.34 और सेवाओं का 44.81 है। यानी कि सबसे ज़्यादा तो सेवाओं का है। अब इसके बाद में कौन सा है, उद्योग नहीं है भाई, क्षेत्रवार योगदान कृषि का है, ठीक है ना, 28.85, उद्योग कम है 26.34। यानी कि कृषि है, कृषि के बाद में उद्योग है। 21-22 की बात है, 28 है, फिर उद्योग है 26 और सेवा है 44.81। गाजी खान वर्मा को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। वे निम्नलिखित में किससे संबंधित है। गाजी खान वर्मा, नाम का जब है ना, गाजी खान वर्मा। जब यार पोंगी कर दें क्या, कि खड़ताल करें। 30 में खड़ताल है भाई, खड़ताल। गाजी खान वर्मा को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। वे निम्नलिखित से संबंधित हैं, खड़ताल। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई। जब ये है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। चल यही करें क्या, चल यही करते हैं। 31 में 2 सही है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। महिला निधि वही है जो सोसाइटी में वो 10-15 का समूह होता है, ठीक है ना, वो है ये। राजस्थान निम्नलिखित में किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, RRLD। परियोजना के नाम और उसकी बाहरी वित्तीय पोषण एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। यानी कि इधर तो परियोजना का नाम है और इधर है वित्त पोषण एजेंसी, ठीक है। चल देखते हैं ना, जब जल आपूर्ति की बात आ रही है ना, जब जल आपूर्ति तो वर्ल्ड बैंक कर रहा है, ये पता है आपको। जब जल आपूर्ति वर्ल्ड बैंक कर रहा है तो और देख ले, राजस्थान राज्य विकास कार्यक्रम, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना। जब सुन मेरी बात है ना, राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति फ्लोरोसिस समर चरण सेकंड विश्व बैंक। ये जो पहला ऑप्शन है ना, इसमें या तो ए है और या फिर ये डी है। मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना। जब सुन, ये जो मरुस्थल है ना, इसमें आएगा कौन सा, अपनी वर्ल्ड बैंक कर रहे हैं, यानी कि 4 में 2, 4 में 2, 4 में 2 का मतलब है 4 में ए है ना, 4 में ए, तो क्या 4 है, डट जा ना, ये है एक तो भाई ए इसमें है। फिर इसका और देख, इसका एशियन डेवलपमेंट का, जब इसका ए मरुस्थलों ये इसमें ये आएगा, एक में क्या 4 है, एक में 4, यही है भाई, हो गया आंसर, है ना।
कौन सा है? ये है 32। 32 में यार 3 है। 32 में 3 है। ये BADC है। BADC है। B, फिर A, फिर ये D, फिर ये C है। यानी कि राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस संरक्षण सेकंड, जीका। और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड। विश्व बैंक है भाई, वर्ल्ड बैंक। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1, एशियन डेवलपमेंट ADB। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए ये कौन सा है? इसमें मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, न्यू डेवलपमेंट है। ऑप्शन देख ले इसमें से यार। 32 में क्या है? 32 में 3 ही है। 32 में 3 है तो BADC। सही है ना। राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस संरक्षण, ये जी का है। ये क्वेश्चन आता है और आता रहेगा, ठीक है ना। इसमें काफ़ी क्वेश्चन छपे हुए हैं। राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस संरक्षण सेकंड, जी का है, ठीक है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, राजमार्ग है ना, रोड बना रहा है भाई वर्ल्ड बैंक, ठीक। रोड बना रहा है वर्ल्ड बैंक, है ना। फिर राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, ये निवेश कर रहा है कौन? एशियन डेवलपमेंट ADB। फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, इसमें आएगा ये कौन सा? NDB है ये। इसमें अपन क्या समझ रहे थे? विश्व बैंक समझ रहे थे। विश्व बैंक इसमें नहीं है। ये मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है। NDB है। राजमार्गों का काम कर रहा है वर्ल्ड बैंक तो। और ये फ्लोरोसिस और जल प्रमण, ये जी का है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में ना ये NDB है। और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1, ये ADB है। दोबारा देख, वही राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस संरक्षण, इसका हो गया, ये जी का हो गया। और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, ये विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक है, ये है ना, ये वर्ल्ड बैंक है। फिर सेकंड हो गया। और ये फर्स्ट का आ रहा है किसमें? राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, एशियन डेवलपमेंट ADB है। तब ये 2 है ना। देख, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, इसमें तो एक तो में तो विश्व बैंक है और सेकंड में, और फर्स्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये अलग है, NDB है। और कौन सा? राजस्थान जल आपूर्ति फ्लोरोसिस, ये जी का है। चलो आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 33 में 4 है। एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। जब देख, अलवर प्याज है, अजमेर गुलाब है, डूंगरपुर आम है। अलवर प्याज है और है ना, अलवर प्याज है, अजमेर गुलाब है और डूंगरपुर आम है। एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। ये बताइए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है, यहाँ पर इसके अंतर्गत है एक जिला एक उत्पाद। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना संबंधित है एक जिला एक उत्पाद।
अलवर में प्याज, अजमेर में गुलाब, डूंगरपुर में आम। राजस्थान विद्युत वाहन नीति REVP 2022 के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? को नहीं पता। 34 में 4 है। चार को छोड़ देना। फिर राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक में 125% बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 2.02 करोड़ तक पहुंच गई है। वही 125% बढ़ी है। ठीक है ना, पिछले दशक में 125% वृद्धि बहुत होती है वाहनों में। पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक में 125% बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 2.2 करोड़ तक पहुंच गई है। 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहन EV बेचे गए हैं। गैर विद्युत वाहनों पर, है ना, 25,000 पे 25 बेचे गए हैं। सरकार ने REVP 2022 के माध्यम से राज्य के इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, पर्याप्त EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाने और कुशल जनशक्ति निर्माण का निर्णय लिया है। REVP 2022 के माध्यम से। ये गलत है ना, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। 1000 पे 25 और 125% 10 साल में, और ये चार्जिंग, है ना। निम्नलिखित में आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है? घटते हुए, घटते हुए का मतलब समझ रहा है? घटते हुए यानी कि बड़ा से छोटा करना है, अवरोही। जब सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? जब सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है या उत्तरी अमेरिका है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका साथ साथ आएंगे, ये पक्का पता है ना। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। अंटार्कटिका, यूरोप। यह करते हैं क्या इसको? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका। चल ये करते हैं ना, 35-35 4 सही है। उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है और यूरोप है ना। ऑप्शन के अनुसार करना है। जब उत्तरी अमेरिका सही है, उत्तरी अमेरिका यानी कि सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका के नीचे है दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी, अंटार्कटिका कहाँ है? उत्तरी ध्रुव में या फिर दक्षिणी ध्रुव में? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका उत्तरी ध्रुव में आएगा। फिर यूरोप है। शांत पवन, कम वर्षा। शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का अभिभाव जैसी दशाएं किस गृहीय पवन पेटी के लक्षण है? शांत पवन है ना, कम वर्षा है, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस गृहीय पवन पेटी के लक्षण है? जब डोल ड्रम कर दें क्या हैं, या फिर ये क्या कह रहा है? शांत पवन, अस्पक्षांश, ध्रुवीय तो नहीं है इसमें। देखते हैं क्या है ना। 36 36 36 में, 36 में भैया 2 है। 2 का मतलब ये अगर अस्पक्षांश ही है, ठीक है ना। शांत पवन है, कम वर्षा है, स्वच्छ आकाश है तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशा किस गृहीय पवन पेटी के लक्षण है? अस्पक्षांश। अस्पक्षांश ये वही है जैसे कि ये अपनी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, जब शायद 30 से 40 के अंदर, है ना, उत्तर से दक्षिण 30 से 40, वो है अस्पक्षांश। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? रियो समिट या फिर मानवीय पर्यावरण का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस? नहीं पता। 37 में यही है एक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। किसकी वर्षगांठ से संबंधित है?
मानवीय पर्यावरण एवं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की। 1972 की। दोबारा देख ले, मानवीय पर्यावरण एवं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। बोन कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1979 में। रियो समिट 1992 में। पाँच जून है ये, दोबारा से देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। जब ये है किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की। मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की, है ना, 1972 की। ठीक है भाई, इस वजह से मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की। ये बताइए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1972 में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में। और बॉन कॉन्वेन 1979। और रियो समिट 1992। रियो समिट को तो सब जानते हैं। जब सबसे पहले तो यही है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। इसके बाद में बॉन कॉन्वेंशन, है ना, बॉन कॉन्वेंशन, बॉन कॉन्वेंशन 9 है ना, 79 है बॉन कॉन्वेंशन। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 87 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर रियो समिट 92 में है। सन 2020 में निम्न में किन देशों में कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है? जब ये कौन सा है पता नहीं यार, ये कौन सा है? 38 में, 38 में 4 है, नीदरलैंड है, नीदरलैंड। निम्न में कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है? नीदरलैंड। विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। ए और बी दोनों सही है, और क्या है, यही करते हैं। 39 में ए और बी सही है ना। यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या, है ना, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की दोनों की प्लस में, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। ठीक है, अफ्रीका की ज़्यादा है इनसे, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की दोनों मिल भी जाती हैं तब भी। सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या यानी सभी को मिला ले की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है, यानी सब महाद्वीप एक साइड और एशिया महाद्वीप एक साइड, फिर भी कम है। सही है। आगे चलते हैं। एनसीईआरटी से, भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? जब भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? 40 में 3 है, कृष्णा नदी। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को, है ना, प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार ये है ना, ये पूरा एरिया। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? जब तेलंगाना और रायलसीमा, जब ये आएगा कौन सा? गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी। जब गोदावरी नदी है ना, तेलंगाना और रायलसीमा, यहाँ पर महानदी, यार ये आता है मेरे पे, है ना, कर दूंगा मैं इसको। तेलंगाना बताना है और रायलसीमा पठार बताना है। जब इसको कौन सी नदी करती है अलग? महानदी करते हैं। कृष्णा नदी, चल देखते हैं क्या है इसमें। 40 में कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। ये जो प्रायद्वीप है ना, ये भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना इधर है, तेलंगाना साइड, तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? रायलसीमा किधर है? जब कृष्णा नदी ये है ना।
शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांशतः नदियाँ अत्यधिक सैरदंद्रता के कारण विलुप्त हो जाती है। शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांश नदियाँ अधिक तक सरदंद्रता के कारण विलुप्त हो जाती है वह ये भावर है, यानी कि भाटा भाटा में धस जाते हैं। जैसे कि ये हिमालय है, जब नीचे नीचे है शिवालिक, जब यहाँ से आती है ना नदी बह के, तो ये जो उतला हुआ क्षेत्र होता है और जहाँ पथरीली ज़मीन है तो वो क्या है कि अंडरग्राउंड होके फिर दूसरी साइड निकलती है। तो यही होना चाहिए इसमें। 41 में एक सही है। भावर, भावर से मतलब भाटा, ये कंफ्यूज करता है ना। जब ये भावर है, एक भावर है ना, और बांगर, नहीं बांगर नहीं, और है, दो तीन है, ये सेम नाम है इनके, इन पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, सर कंफ्यूज होता है। एक तो ये भावर हो गया, और एक भाकर है, और एक और है। तराई में कोई समस्या नहीं है। दोरास और दांत, इनको नहीं जानते भाई अपन, दोरास और दांत। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? आंसर ही देखते हैं। 42 में 2 है। मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायु दाब रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायु दाब रहता है। पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? 15 से ऊपर की बात कर रहा है। पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वन, शीतोष्ण वन। शीतोष्ण तो ऊपर मिलेगा यार, ये कर दे क्या? 43 में सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन, एनसीईआरटी से है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन, ठीक है ना। पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सुबनसिरी, और आया है ये, और क्वेश्चन आएगा ये। सुबनसिरी, जो सुबनसिरी वो है कौन सा? सुबनसिरी मणिपुर कर दें क्या? सुबनसिरी, सुबनसिरी, सुबनसिरी अरुणाचल, 44 अरुणाचल प्रदेश है यार। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल, सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के बारे में सही है? जब जब सुन मेरी बात, राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के बारे में सही है। इस योजना को देश किसानों को, नाम क्या है योजना का? कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार, राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के बारे में सही है। इस योजना को देश किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना है। 1 दिसंबर 2021 तक 1500 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया। दोनों सही लग रहे हैं, कर दें क्या दोनों सही? 45 में 1 है, केवल एक सही है, ये सही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना है। ई नाम। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी? निम्नलिखित में कौन सी वस्तु अप्रैल से लेकर नवंबर, है ना, अप्रैल नवंबर 2021 तक भारत की निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी? जब ये है कौन सी, सोना, चल ना, निर्यातक की बात कर रहा है ना। जब निर्यातक पेट्रोलियम तो अपन निर्यात नहीं करेंगे, लोहा और इस्पात। जब क्या करें इसमें, उर्वरक कर दें क्या? उर्वरक या फिर लोहा इस्पात या सोना अन्य कीमती धातु के आभूषण। जब लोहा और इस्पात करते हैं, 46 46 46 में 2 है, मतलब
46 में 2, तो इसका मतलब क्या, पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात कर रहे हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी। 46 में 2 है पेट्रोलियम उत्पाद। निर्यात की बात कर रहा है यार, तो पेट्रोलियम तो खरीदते हैं ना अपन, लेते हैं यार, तो निर्यात कैसे कर देंगे भाई, समझ में नहीं आ रहा भाई। चलो आगे चलते हैं ना। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है। ये वस्त्र है कृषि के बाद में। 47 में 2 है वस्त्र, कपड़ा, कपड़ा क्षेत्र। कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है वस्त्र कपड़ा क्षेत्र। एमपीएमसी, एपीएमसी है। एपीएमसी अधिनियम का संबंध है। एपीएमसी भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से, भारत में कृषि को ऊर्जा की उपलब्धता से, भारत में कृषि को संस्थागत साख से, भारत में कृषि के एक करे क्या इसमें 48 में एक सही है। भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से। एम पी एपीएमसी, एपीएमसी इस पर काफ़ी विवाद भी तो हुआ है। भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से। भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में मध्यम लघु व सूक्ष्म उद्योग का जीवीएम हिस्सा था। 1920 में मध्यम लघु व सूक्ष्म उद्योगों का जीवीएम हिस्सा था। जीवीएम का मतलब करंट प्राइस, एमएसएमई, जीवीएम इन टोटल जीवीए एट करंट प्राइस। जब इसमें उद्योगों का था 19-20 की बात है ना, 33 कर दें क्या, 49 में सही है, 33.08, 33.08%, ठीक ना, 33.08%। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया। असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया। जब ये शायद है ना, ऐसी बात कौन करेगा, डॉक्टर एनी बेसेंट हो सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले है ना, ये नहीं है। लाल बाल पाल तो है नहीं है यहाँ, तो गोपाल कृष्ण गोखले है, यहाँ डॉक्टर एनी बेसेंट है। जब गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं क्या इसमें 50 में, 50 में नहीं यार, बाल गंगाधर तिलक है भाई। 50 में 4। असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है, बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है ना। ये गर्म दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। किसके बारे में कहा गया है, मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधारों के बारे में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था। संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय, दोनों ही कर देते हैं। 51 में 2 है, 51 में 2 है, सही है ना, संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय। गांधी जी ने 1921 में स्वराज्य ध्वज डिजाइन किया, जिसमें 3 रंगों में शामिल थे, जब देखें केसरिया नहीं था शायद, लाल हरा सफ़ेद है ना, केसरिया नहीं था, लाल सफ़ेद पीला है एक तो है ना, और एक है लाल हरा और सफ़ेद, लाल सफ़ेद और पीला, लाल सफ़ेद और पीला। 52 में एक है, सही है एक, लाल हरा और सफ़ेद, लाल है, हरा है, सफ़ेद है, लेकिन ये नहीं था केसरिया। जब सफ़ेद है पहले भी था, हरा पहले भी था, सिर्फ लाल है, जो लाल को अब कर दिया है अपन ने क्या, केसरिया कर दिया है।
ठीक है ना, केसरिया, यानी कि सबसे नीचे आएगा केसरिया। केसरिया नीचे आएगा, केसरिया नीचे नहीं आएगा भाई, इसमें सबसे ऊपर आएगा केसरिया। केसरिया के बाद में कौन सा आएगा, सफ़ेद। सफ़ेद के बाद में फिर हरा। 32 तीलियाँ सफ़ेद में ही हैं। ठीक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। 53 में एक है, 1950। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोधक अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। 53 में एक है भैया, 1950। दोबारा देख ले, मैंने निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया। संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय। इसके बाद में गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया। कब किया, 1921 में। 1921 की बात है, जिसके 3 रंगों में शामिल थे। स्वराज ध्वज डिजाइन किया, हरा, सफ़ेद और लाल था। लाल को अब केसरिया कर दिया है अपन, है ना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। 53 में एक है, यानी कि 1950। अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, 1950। 1950। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। चल करते हैं विचार। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इनमें से किन का उल्लेख भाग 4 के में किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव है, सभी क्षेत्रों में सामसिक संस्कृति, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। ये 1 और 2 तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो 1 और 2 तो है ना, तो 1 और 2 शायद ये सभी है। चल सभी करते हैं। कौन सा है, 54। 54 में 4 सही है। 1 2 3 4, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, सामसिक संस्कृति, सामसिक संस्कृति, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। फिर 55, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया। दोबारा देख ले। 55 में 2 है, यानी कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया। 39 के। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया। 39 के, यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम संबंधित है 1987। 39 के। भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चल देख, है ना। मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हों और राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो। चल ठीक है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। कर दें क्या, तो ये दोनों सही कर दें। मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हो या राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो। ये तो सही है। फिर मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। चल दोनों कर रहा हूँ मैं। 56 में 1 और 2 दोनों सही है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। 57 में 2 है, HD देवगौड़ा 1996 राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। जो राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, HD देवगौड़ा 1996। फिर दबाव समूह और संबंधित राजनीतिक दल NCERT से आया है। जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, हिंदू मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, यार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कौन सा युग्म गलत है? पता कौन है यार, 58 में 3 है और थोड़ी आ गए, ये है ना, 58 में 3 है, यानी कि ये गलत है। ऑल इंडिया ट्रेड ये दबाव समूह है, किसका है, किस पार्टी का है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि ये दबाव समूह है ना, और ये संबंधित राजनीतिक दल है। जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो दबाव समूह है ये भाई साहब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फिर हिंदू मजदूर सभा का है भारत, ये गलत है ना। जबकि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। जब एक सही है, दो सही है ना, फिर 3 सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। 58 में 3 गलत है ना। राष्ट्रपति के पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? पता नहीं, 59 में 1 है। निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति के 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन, यानी कि 60 दिन रह रहा है ना जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, समय अवधि पूर्ण, यानी कि 5 साल पूर्ण होने में, यानी कि जो उसका चुने हैं उसका टाइम पीरियड होने वाला है और इसमें अगर 60 दिन बच रहे हैं तब की बात है। निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में, 60 दिन की पूर्व अवधि में किसी एक दिन, यानी कि जब टाइम हो रहा है उससे 60 दिन के अंदर अंदर है ना। निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति के 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। वन ऑफ डे विदिन द पीरियड ऑफ 6 डे बिफोर द एक्सपायर ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउटिंग प्रेसिडेंट किसी एक दिन। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम की स्थापना कब की गई? 60 में 2 है, 1920। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम की स्थापना कब की गई? 1920। एसोचैम की स्थापना है, ये कहाँ से दे दिया भाई? 60 में। एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम की स्थापना कब की गई? 2 है, 1920। एसोचैम 1920, एसोचैम 1920। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं? कौन नहीं बताओ। 61 में 2 है, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं? ब्राज़ील है, जर्मनी है, भारत है, जापान है। समूह 4 यानी कि G4 की बात कर रहा है। G4 तो है, लेकिन ये बात है ना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात आ रही है। निम्न में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं? ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान। भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को निम्न किसने गढ़ा? 65 में 2 है, जॉर्ज रिटजर। भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को निम्न किसने गढ़ा? जॉर्ज रिटजर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 63 में 1 है, यानी कि ये गलत है। G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के लिए माध्यम प्रदान करता है। वर्तमान में G77 के 134 सदस्य देश है
क्यूबा को 2023 के लिए G77+ चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। एक नहीं है इसमें। G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, जो दक्षिण के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के लिए माध्यम प्रदान करता है। वर्तमान में G77 के 134 सदस्य देश हैं। क्यूबा को 2023 के लिए G77+ चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। ये गलत है 63 माने। आगे चलते हैं 134। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। 64 में 4 है, यानी कि 1, 2, 3 सही है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 2 महासचिवों कोफी अन्नान और डैम हैमरशोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को प्रदान किया गया। कुछ पल्ले पड़ी नहीं बात हुई, दोबारा देख लें। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR को 1954 और 1981। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 2 महासचिवों कोफी अन्नान और डैग हैमरशोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया। फिर नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को प्रदान किया गया। इम्पोर्टेंट है, ये आ जाएगा। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR को, शरणार्थियों के लिए किसको? UNHCR को, संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। UNHCR को 1954 और 1981। 2 महासचिव कोफी अन्नान और डैग हैमरशोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को प्रदान किया गया है। WFP सूची पर सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। जब ये है हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर है, और हाथी नाल कमली घाट डोरा पर्वत। एक मिनट, हर्ष की पहाड़ियाँ, हाथी नाल हर्ष की पहाड़ियाँ, कमली घाट, डोरा पर्वत। यार ये याद नहीं है यार। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर है, ये तो है। सी में एक 7 में ही है। अब बता क्या करेगा। जब ये तो है नहीं, ये पहला तो डोरा पर्वत देख ही लेते हैं भैया। 65 में 3 है, 65 में 3 है, यानी कि 4, 3, 1, 2 है। 4, 3, 1, 2, 4 फिर 3, 1 और ये 2 है, यानी कि डोरा पर्वत, डोरा जालोर, फिर कमली घाट ये राजसमंद है। कमली घाट राजसमंद है। हर्ष की पहाड़ियाँ ये सीकर है, हर्ष है सीकर। हाथी नाल कहाँ है? उदयपुर। ये सही था अगर कर देता था अपन। देख डोरा है ना, डो में ओ की मात्रा है। डो तो जा लो, बा में लो में भी ओ की मात्रा है। डोरा जालोर। कमली घाट ये राजसमंद है, कमली घाट राजसमंद। हर्ष सीकर से है ना, इसमें भी से हर्ष सीकर। हाथी नाल ये उदयपुर है, हाथी नाल उदयपुर है। कुछ याद करना पड़ेगा कुछ ट्रिक से, जैसे कि डोरा ये जालोर हो गया, कमली घाट
ये राजसमंद है। कमली घाट, कमली घाट राजसमंद। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर है। हाथीनाल उदयपुर है, हाथीनाल उदयपुर है। कमली घाट, कमली घाट, कमली घाट राजसमंद। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सम्मिलित कीजिए। जलवायु प्रदेश और जिले। जब शुष्क, शुष्क में कौन सा आएगा? जैसलमेर। एक में सी, एक में सी, एक में सी एरिया ने। अर्धशुष्क, अर्धशुष्क का कर दे कौन सा? आर्द्र का हो गया झालावाड़। 4 में बी, 4 में बी यही है, यानी कि 66 में 2, 66 में 2 सही है, यानी कि सी डी ए बी, सी डी ए फिर बी। शुष्क जैसलमेर है, शुष्क जैसलमेर है। अर्धशुष्क चूरू है। उप आर्द्र अलवर है और आर्द्र झालावाड़ है। जब देख शुष्क जैसलमेर में कोई समस्या नहीं। अर्धशुष्क का हो गया क्या? अर्धशुष्क का हो गया, एक मिनट, अर्धशुष्क का हो गया ये कौन सा? चूरू अर्धशुष्क। उप आर्द्र अलवर है और आर्द्र झालावाड़ है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही कथन चुनिए। जब लूनी नदी क्रम का अधिकांश सफा क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। जब बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ये तो कुछ ठीक लग रहा है कि खमनोर, खमनोर की पहाड़ियाँ है ना। चल मान लिया सी है ना। लूनी नदी और ए और सी। खारी नदी बनास नदी की, खारी नहीं है, खारी सूखड़ी की है शायद, ये नहीं है बी। 67 में ए कर दें क्या? 67 में 2 है। ए बी सी तीनों सही है यार तेरी की। लूनी नदी क्रम का अधिकांश सभा क्षेत्र राजस्थान में, अधिकांश सभा क्षेत्र। खारी नदी बनास की सहायक नदी है। खारी, खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है खारी। और बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। और जानाबाब की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? चंबल निकलती है। खमनोर की से बनास निकलती है। खारी बनास की सहायक नदी है। लूनी नदी का अधिकांश सभा क्षेत्र राजस्थान में। जल्दीबाजी नहीं देख, क्लियर होना चाहिए भाई सिस्टम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। चलते हैं। लोही बकरी की एक नस्ल है। घुड़ा भैंस की एक नस्ल है। जैसलमेरी ऊँट की एक नस्ल है। ये सही है, घुड़ा भैंस की एक नस्ल है। जब भी सही है। लोहा, लोहा और जैसलमेरी तीनों कर दें क्या? तो इसमें जैसलमेरी ऊँट की एक नस्ल है, जैसलमेरी, घुड़ा और लोहा। ये बकरी की जगह भेड़ आएगी, लोही नहीं, ये तीनों ही करते हैं। 68 गलत है यार, 68 में 2 है। ए सी है, ए सी है, ये नहीं है घुड़ा। घुड़ा भैंस की एक नस्ल है, ये गलत है यार, घुड़ा नहीं है भाई। लोही बकरी की एक नस्ल है, लोही, लोही। जैसलमेरी ऊँट की एक नस्ल है, जैसलमेरी ऊँट की, ठीक है। जैसलमेरी ऊँट की होगी, लोही बकरी होगी, लेकिन ये घुड़ा नहीं है। घुड़ा ऐसा ही शब्द सा लग रहा था कि घुड़ा भैंस है, नहीं घुड़ा नहीं है। लोही बकरी, लोही बकरी, जैसलमेरी ऊँट। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी है? ये है भरतपुर। सरसों की बात आ रही है ना, तो भरतपुर फर्स्ट पे है। भरतपुर, अलवर, गंगानगर, यही है 69 भरतपुर, अलवर, गंगानगर सरसों। लोहागढ़ किला अवस्थित है। लोहागढ़ भरतपुर में है। 70 में 2। दशक 2001 और 11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है? बाड़मेर है, ये बाड़मेर है ना भाई। फिर इसके बाद में पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है।
पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है। जब भील जनजाति करता है क्या इसमें? 72 में नहीं, गरासिया है। 72 में 3 है गरासिया जनजाति। पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है, गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति कहाँ मिलती है? गरासिया गिर, गिर यानी कि पहाड़ी, है ना। तो पहाड़ी इलाके में मिलेगी ये। तो पहाड़ी इलाका कौन सा है? उदयपुर, है ना। हाँ, इधर ही है गरासिया गिर। और सहरिया शहरी है। कंजर पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है गरासिया जनजाति में। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया? 73 में 1967 में। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू में। वो अगर खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स देगा ना तो ऑप्शन में झुंझुनू भी देगा और सीकर भी देगा। तो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू जिले में 1967। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? ये उदयपुर और प्रतापगढ़ है। 74 में 1 उदयपुर तथा प्रतापगढ़। निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? जब बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे, जब त्रिपाठी नहीं है, शायद नहीं है, पता नहीं यार इसमें कौन सा है। कालीबंगा प्रस्ताव, जब कालीबंगा की खोज की थी श्रीवास्तव, और पता नहीं 75 में 4 है त्रिपाठी, यही सही है भाई, सहयोगी नहीं है। ये ऐसे याद किया था कि भाई कालीबंगा में वह है ना। तो खोजकर्ता भी उसमें भी वह आ रहा है, कालीबंगा बीबी लाल। तो श्रीवास्तव में भी वह है। अभी खरे और जैन का पता नहीं था, लेकिन त्रिपाठी तो कतई नहीं है, तो इस वजह से त्रिपाठी है ना। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे, एक ए त्रिपाठी, जबकि एमडी खड़े है के एम श्रीवास्तव है, एमपी जैन है। एमडी खड़े है के एम श्रीवास्तव है, एसपी जैन है। एमडी खड़े है, एमडी खड़े है के एम श्रीवास्तव है, एसपी जैन है। एमडी खड़े के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन। खड़े है, जैन है, श्रीवास्तव है, त्रिपाठी नहीं है। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? जब ये प्रारंभिक हो चाहे कुछ वो, यही करेंगे अपन तो, गणेश्वर, ठीक है ना। 76 में 2 गणेश्वर। उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के संबंध समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया। मिहिर भोज का 77 में कहीं है, 77 में 1 है भाई, सुलेमान। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया। मिहिर भोज, है ना। जब मिहिर है, मी से मैं मान, मिहिर भोज सुलेमान। मिहिर भोज से संबंधित यहाँ पर उसके समय यहाँ पर समकालीन रहा सुलेमान, ठीक है ना। उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया। सुलेमान। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? प्रताप लंकेश्वर, नहीं पता। 78 में 1 है, सोमेश्वर। उपाधि तगड़ी है यार, प्रताप लंकेश्वर। देख, लंकेश्वर, सोमेश्वर। जब निम्नलिखित में कौन चौहान वंशी है? सोमेश्वर। अर्णोराज, पृथ्वीराज, विग्रहराज, सभी ये चौहान वंशी है। सोमेश्वर, अर्णोराज, पृथ्वीराज, विग्रहराज फोर, पृथ्वीराज थर्ड। जब प्रताप लंकेश्वर, सोमेश्वर चौहान वंशीय शासक ने। 1303 में सेना नायक गौरव बादल किसकी सेना के युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त किए? ये वो है रतन सिंह है। सेना युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी। 79
है ना, अलाउद्दीन खिलजी। ये गोरा और बादल संबंधित है चित्तौड़गढ़ से। रानी पद्मिनी, राजा रतन सिंह। 1301 से 1303 शासन किया था राजा रतन सिंह ने। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया। 80 में 2 है बंगाल। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? बंगाल। ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया। किसने किया? मान सिंह ने। दोबारा देख लें। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? बंगाल। मान सिंह गए थे भाई बंगाल। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बताइए निम्नलिखित में कौन अभियान से संबंधित नहीं है? जब मान सिंह बंगाल गए थे, है ना। निम्न में से कौन सी कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृति अवस्था नहीं है? कोहलवर की 81 में 1 है, इसको छोड़ देते हैं। जब इसको छोड़ देते हैं ना, सामाजिक अनुबंध, विधि सम्मत अभिमुखता, दंड तथा आज्ञापालक अभिमुखता। सही नहीं आ रहा यार, ये लेते हैं। कोहलवर के नैतिक विकास सिद्धांत की स्वीकृति अवस्था नहीं है। और ये बताइए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलवर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलवर्ग। जब ये 1 नहीं है। सामाजिक अनुबंध, विधि सम्मत अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध, विधि सम्मत अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेजिस्लेटिव ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेजिस्लेटिव ओरिएंटेशन। ठीक है। दंड तथा आज्ञापालक अभिमुखता, दंड तथा आज्ञापालक अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। पनिशमेंट ऑफ ए ऑर्डिनेंस ओरिएंटेशन, यूनिवर्स एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। देखिए, यूनिवर्स एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, दंड तथा आज्ञापालक अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। नैतिक विकास के सिद्धांत किसने दिया? कोहलवर्ग ने दिया। इसको छोड़ते हैं। भूमिका संदेह, ये नहीं है। सामाजिक अनुबंध, विधि सम्मत अभिमुखता, सामाजिक का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोस्की ने। सा से सामाजिक, सा से वाइगोस्की से। दंड तथा आज्ञापालक अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। निम्न में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? जब सीखना एक जीवंत पर्यंत प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, सीखना केवल औपचारिक है, सीखना अभिप्रेरणा व परिपक्वता पर निर्भर होता है। ये औपचारिक नहीं आएगा। 82 में 3 सही है। सीखने की कौन सी? सीखना मतलब लर्निंग। सीखना एक जीवंत पर्यंत प्रक्रिया है, लर्निंग। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, सीखना अभिप्रेरणा व परिपक्वता पर निर्भर होता है। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करना है। लर्निंग हेल्पफुल टू रीच द गोल। सीखना अभिप्रेरणा व परिपक्वता पर निर्भर करता है। लर्निंग डिपेंडेंट अपॉन मोटिवेशन एंड मोशन। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? 83 में 2 यांत्रिक अधिगम। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? 83 में 2
संज्ञानात्मक अधिगम, भावनात्मक अधिगम, मनोगत्यात्मक अधिगम। दोबारा देख 83 जब परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? संज्ञानात्मक अधिगम है, भावनात्मक अधिगम है, मनोगत्यात्मक अधिगम है। संज्ञानात्मक है, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। कुछ पल्ले पड़ी हैं? परंपरागत मतलब विच ऑफ दिस इज ए नॉट टाइप ऑफ द लर्निंग इज ए ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन 83 जब प्रकार नहीं है। संज्ञानात्मक अधिगम है, भावनात्मक अधिगम है, मनोगत्यात्मक अधिगम है। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगत्यात्मक। परंपरागत में यांत्रिक नहीं आएगा भाई, परंपरागत में यांत्रिक नहीं आएगा। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जब देख लर्निंग की बात कर रहा है ना ये, अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, नवीन व्यवहारों का अर्जन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इनकरेक्ट रिगार्डिंग ऑफ द लर्निंग? ये सही है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, नवीन व्यवहारों का अर्जन, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन। गलत कौन सा है ये? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। 84 में 2 है भाई, ये है। कौन सा गलत है? अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन, सही है। नवीन व्यवहारों का अर्जन, सही है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, सही है। परिपक्वता के कारण व्यवहार, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये नहीं है। और परिपक्वता मतलब चेंज इन ए व्यवहार ड्यू टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के कारण। कथन गलत है। बात लर्निंग की हो रही है ना। जब अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन होता है, सही है। नवीन व्यवहारों का अर्जन होता है लर्निंग से, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, सही है। लेकिन ये नहीं है व्यवहार के कारण, परिपक्वता के कारण यानी मैच्योरिटी के कारण, ये नहीं है। यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्न किस मनोविज्ञान विशेषता के संदर्भ में है? दोबारा देख लो भाई। यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्न में किस मनोवैज्ञानिक विशेषता के संदर्भ में है? यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। बुद्धि 85 में 2 है भाई, व्यक्तित्व। यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व है भाई, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी। यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। It is the dynamic organization within the individual of these psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment. व्यक्तित्व है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? शील गुण है, मानवतावादी, एक तंत्रात्मक, ये नहीं लग रहा है। व्यक्तित्व की कर रहा है। निम्न में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? व्यक्तित्व मतलब अप्रोच इज नॉट रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी जब ये नहीं है। शील गुण है, टाइप उपागम है, मानवतावादी करें कि 86 सही है, 86 सही है अपना, है ना। शील गुण उपागम है और प्रकार टाइप उपागम है, मानवतावादी उपागम है। एक तंत्रात्मक अलग आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक
सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। स्वयं के मजबूत पक्षों एवं सीमाओं की जानकारी होना, स्वयं एवं अन्य का सम्मान करना, महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना, व्यवहार में लचीलापन होना, ये नहीं है। 87 सही है। स्वयं के मजबूत पक्षों एवं सीमाओं की जानकारी होना, स्वयं एवं अन्य का सम्मान करना, व्यवहार में लचीलापन होना, ये नहीं है। निम्न में से कौन सा थांडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? जब थांडाई का मूर्त है, अमूर्त है, शरीर का तो ये नहीं दिया यार इसने थांडाइक ने। सामाजिक बुद्धि का वही उसकी है, कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? थांडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है। यांत्रिक बुद्धि की बात कर रहा है ना ये। जब क्या करें इसमें, यांत्रिक बुद्धि कर दें। 88 में 4 है, सही है, ठीक। ये नहीं है थांडाई का, जबकि ये ऐसे किया है, याद है ना, जैसे कि थार ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ रहा है, ठीक है ना। तो किसने किया था बिल्ली पे प्रयोग? थांडाइक ने। यानी कि थार ने डाई लगा के, डाई होता है ना, जैसे कि क्रिकेटर कोई कैच को पकड़ता है, जो पकड़ता है ना उसको एकदम भाग के और डाई लगा के, यानी गिर के, तो उसको डाई डाई बोलते हैं, है ना। तो वो है, तो थार ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा, थार ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा, तो थांडाइक बिल्ली, ठीक, थार ने बिल्ली। जब इसमें ये क्या हो रहा है भाई, इसमें ये हो रहा है वो डाई लगा के पकड़ रहा है ना, तो ये क्रिया से संबंधित है, अभ्यास से, बार बार यह काम कर रहा है तो वह अभ्यास से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? जब सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, जब अभिसारी नहीं है, यानी कि अंदर ही अंदर, ये नहीं है, जबकि प्रवाह है, मौलिकता है, विस्तारण है। 89 में सही है, प्रवाह है, मौलिकता है, विस्तारण है। सृजनात्मकता के प्रमस्ति गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है। यार भाई 1.5 घंटा लग गई। सृजनात्मकता के प्रमस्ति गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है। क्या है 90 में, क्या है 90 में तो है भाई, दाएं गोलार्ध की प्रबलता का। सृजनात्मकता के प्रमस्ति गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है दाएं गोलार्ध की प्रबलता का। नब्बे में 2 सृजनात्मकता के प्रमस्ति गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है दाएं गोलार्ध की प्रबलता। जैसे कि ये अपना दिमाग है, तो ये दायां हो गया और ये बायां हो गया, यानी कि हाथ के हिसाब से, तो हो गया ना। ये किसकी बात कर रहा है? सृजनात्मकता परिणाम होती है दाएं गोलार्ध की प्रबलता का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, दाएं गोलार्ध की प्रबलता का। स्ट्रॉन्गनेस ऑफ राइट हेमिस्फीयर, सृजनात्मकता के प्रमस्ति गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है दाएं, ठीक है ना। सृजनात्मकता दाएं। 2 मास्को द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए। निम्न में कौन सा वर्ग मॉसले द्वारा नहीं दिया गया? ये जानता हूँ मैं यार, मॉसलो शारीरिक से है। देखे, मास्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बनाए गए। निम्न में से कौन सा वर्ग मास्लो द्वारा नहीं दिया गया है? जब मास्लो की बात आ रही है ना, सुरक्षा आवश्यकता, संबद्धता व प्यार की आवश्यकता, उपलब्धि, है ना, यथार्थ यानी आत्मबोध, ये नहीं है, आत्मबोध वाली बात नहीं करता है। मास्लो शारीरिक से संबंधित है। तो 91
इक्यानवे में एक है यार। चलो हटाइए है भाई। ए मास्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग मास्लो द्वारा नहीं दिया गया है? ये नहीं दिया गया है। जब आत्मथार्थीकरण, आत्मबोध की आवश्यकता, संबद्धता व प्यार की आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता मास्लो द्वारा नहीं दिया गया है। जब आत्मथार्थीकरण, आत्मबोध की आवश्यकता, ठीक है, संबद्धता व प्यार की आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता 91 में। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व घटक नहीं है? आवश्यकता है ना, और अंतर्नोद है, अभिप्रेरक है, यानी कि नीड, मोटिव, ड्राइव, अचीवमेंट नहीं है। 92 में सही है, अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट तो वही बाद में होगा। जब आवश्यकता है, अभिप्रेरक है, अंतर्नोद है, ड्राइव है, नीड है, मोटिव है। भारत की विधिक सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? मतलब भारत की विविध सांस्कृतिक विभिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? व्यक्तिगत भिन्नता का बौद्धिक भिन्नता, शैक्षिक स्तर में भिन्नता, भाषाई भिन्नता, आर्थिक स्तर में भिन्नता। जब ये एक तो सांस्कृतिक की बात कर रहा है और एक व्यक्तिगत भिन्नता की बात कर रहा है, जब ये बौद्धिक कर दें कि 93 में सही है, बौद्धिक भिन्नता। भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? बौद्धिक भिन्नता है भाई, बौद्धिक। 93 में ने विच वन द डाइवर्स कल्चरल डिफरेंस ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एट द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस। बौद्धिक भिन्नता। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? जब योग्यता संवर्धन कार्यक्रम, दोहरी पदोन्नति अथवा त्वरण, उपचारात्मक शिक्षण, योग्यता समूह है, ये है, ये है, ये है, ये उपचारात्मक नहीं आएगा। 94 में सही है, योग्यता समूह। योग्यता समूह का मतलब है 94 में एबिलिटी ग्रुपिंग। संवर्धन कार्यक्रम का मतलब है एनरिचमेंट प्रोग्राम, दोहरी पदोन्नति अथवा त्वरण, ये है, ये है, ये है। योग्यता संवर्धन कार्यक्रम, दोहरी पदोन्नति अथवा त्वरण, ये नहीं है। रुचि गुप्त अव्यक्त हुआ अवधान, वह अवधान रुचि क्रिया का रूप है, यह कथन किसका है? रुचि गुप्त यानी कि अभिव्यक्त हुआ अवधान, वह अवधान है, वह अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, यह कथन किसका है? 4 है मैकडूगल। रुचि यानी गुप्त अव्यक्त हुआ अवधान, वह अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, यह कथन किसका है? मैकडूगल का है। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया भाई। ये 95 इंटरेस्ट इज ए लेटेंट एडिशनल एंड द अटेंशन इज इंटरेस्ट इन एक्शन। रुचि गुप्त व्यक्त हुआ अवधान, वह अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, यह कथन किसका है? मैकडूगल का। मैकडूगल। अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग, बालकों के विकास की विभिन्न अवस्था में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग, कक्षा में पूर्ण निरवता को बनाए रखना, नए विषय को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना, ये नहीं है निरवता।
96। ठीक है ना। उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग। बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग। नए विषयों को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। इस विचार के प्रतिपादक हैं। शाखा की बात कर रहा है कौन, यानी कि कागला बैठा है शाखा पर, क्रो एंड क्रो। 97। 97 में 2 है यार, बात तेरी की। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है, यानी कि लर्निंग की बात कर रहा है तो स्किनर आएगा। सही है, लर्निंग की बात कर रहा है तो स्किनर आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। इस विचार के प्रतिपादक हैं स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ दिए जा रहे हैं। बालकों के विकासात्मक विशेषताओं को समझना, बालकों की समूहगतता को समझना, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। चल पूरा ही कर देते हैं, है ना। 98 में 4 सही है। बालकों की विकासात्मक विशेषताओं को समझना, बालकों की समूहगत्यात्मकता को समझना, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। वह वर्षकाल अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती है कहलाती है। बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था। जब वह वर्षीय काल जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती कहलाती है। जब वयस्कावस्था, ये नहीं आएगी बात प्रौढ़ावस्था की आ गई ना। जब प्रौढ़ावस्था की, बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था की बात कर रहा है। जब देख ये नहीं है और ये नहीं है, अब यहाँ तो तू एक कर और यहाँ किशोरावस्था कर। जब किशोरावस्था तो प्रौढ़ावस्था, जब बाल्यावस्था से ही तो बात कर रहा है, जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था ही तो आएगी। यहाँ पर प्रौढ़ावस्था करें यार, बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की। Mentally, emotionally, socially and physically in a call. This is spent a year during which boy and girlfriend move the children of the adulthood. चल एक कर रहा हूँ, गलत है, किशोरावस्था है। सही है ये भाई, बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था ही तो आएगी। ये प्रौढ़ावस्था कंफ्यूज कर रहा था। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है। उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित कौन सी अवस्था से संबंधित है। पूर्व प्रौढ़ावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पता नहीं है ना। 100 में 2 है, उत्तर बाल्यावस्था। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत, ये बताइए मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में कौन सी अवस्था से संबंधित है। उत्तर बाल्यावस्था। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया। एरिक्सन ने। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है। उत्तर बाल्यावस्था है भाई। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्न में से कौन सी अवस्था से संबंधित है। उद्यमता बनाम हीनता, उत्तर बाल्यावस्था। याद नहीं हो रहा यार ये। मनोसामाजिक विकास एरिक्सन, उद्यमिता बनाम हीनता, उत्तर बाल्यावस्था है। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है।
जब बौद्धिक पूर्णता किया था 93 में। सही है। और निम्न कौन सा एक अभिप्रेरण प्रक्रिया का तत्व घटक नहीं है? अचीवमेंट नहीं है, अंतर्नोद है, आवश्यकता है, अभिप्रेरक है, ड्राइव, नीड, मोटिव है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।